भैया ताजमहल के लिए हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी बताइए। जैसा कि हम लोग इस खूबसूरत इमारत के बारे में बात कर रहे थे, सबसे पहली चीज़ तो जैसा आप लोग इसका नाम जानते ही हैं, ताजमहल, जिसका मतलब है इंग्लिश में ताज मीन क्राउन, महल मीन पैलेस। लेकिन अगर हम बात करते हैं ताजमहल और क्राउन पैलेस की, तो ये जो नाम है इसका हकीकत और सही नाम नहीं है। जो इसका सही नाम है, अगर आप इतिहास की अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो इसका जो सही नाम आपको मिलेगा वो मिलेगा रोज़ाए मुनव्वरा। ये इसका सही नाम है, और जिसके मायने होते हैं, जिसका मतलब होता है नूर से रोशन मकबरा, एक चमकता हुआ मकबरा। तो ये ताजमहल है। लेकिन साथ ही साथ इसको सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि आप सभी जानते हैं कि इसको बनाया एक बादशाह ने, जिनका नाम था शाहजहां। शाहजहां मुगल जो थे, मुगलों के 5वें नंबर के बादशाह थे। अगर हम बात करते हैं पहले मुगल बादशाह की, जिसका नाम था बाबर, जो 1526 में जिन्होंने अपना शासन शुरू किया हिंदुस्तान के अंदर, और जो है 1504 में आगरा को राजधानी बना दिया था। लेकिन मुगलों ने राजधानी नहीं बनाया था, आगरा को राजधानी बनाया था लोधी ने, लोधी डायनेस्टी। तो मुगलों से पहले लोधी डायनेस्टी थे। और पहले मुगल बादशाह बाबर रहे, तो दूसरे हुए हुमायूं, तीसरे हुए अकबर, चौथे जहांगीर, 5वें शाहजहां, और 6वें औरंगजेब, 7वें बहादुर शाह जफर। इस तरह से जो मुगलों का शासन चला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शाहजहां की, जो चौथे नंबर के मुगल बादशाह थे, और अपनी वाइफ की याद में इन्होंने ताजमहल बनाया था, जिसका नाम था मुमताज़। मुमताज़ शाहजहां की तीसरे नंबर की वाइफ थी। पहली वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, और दूसरी वाइफ थी सिरहिंदी बेगम। और जिस गेट से हम एंटर हुए थे, जिसका नाम था वेस्ट गेट, उसी के साइड से एक मस्जिद बनी हुई है, जिसको फतेहपुरी मस्जिद कहा जाता है। और वहीं पर ही उनकी फर्स्ट वाइफ का मकबरा बना हुआ है। और दूसरी वाइफ का मकबरा है ईस्ट गेट पर, जिनका नाम था सिरहिंदी बेगम। तो उनके नाम से भी एक मस्जिद बनी है, जिसको हम बोलते हैं संदली मस्जिद, संदली मस्जिद कहा जाता है उसको। और ये जो मेन मकबरा, जो मुख्य मकबरा बनाया शाहजहां ने, ये अपनी फेवरेट और पसंदीदा वाइफ के लिए, मुमताज़ के लिए बनाया था। कितनी वाइफ थी उनकी? 3 टोटल। 3 वाइफ थी। अच्छा, ये तीसरी के लिए इतना किया था? ये तीसरी के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन तीसरी के लिए इतना क्यों किया, क्या वजह थी इसकी? तो हम अगर वजह जानने की कोशिश करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि मुमताज़ जो थी काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत कहा जाता है, क्योंकि वो बाय ब्लड पर्शियन थी। उनके जो फादर थे वो पर्शिया से थे, लेकिन मुमताज़ का जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। जी। और दूसरी वजह रही है माइंडली अलर्ट लेडी, तेज़ दिमाग होना उनका, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड थी वो। और जो तीसरा जो वजह रही है वो रही है उनके 14 बच्चे होना शाहजहां से। 14 में 8 की डेथ हो गई थी, 6 जिंदा रहे थे। 6 में उनकी 2 बेटियां, 4 बेटे थे। और जो 8 थे वो तो जन्म के समय उनकी डेथ हो गई थी। अगर हम मुमताज़ की डेथ की बात करते हैं तो वो भी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो 14वें नंबर के बच्चे की पैदाइश के जन्म के वक्त, जन्म के समय उनकी डेथ हो गई थी मुमताज़ की। और जो 14वें नंबर का बच्चा था वो बेटी थी उसकी, और बेटी जिंदा रही, लेकिन माँ की डेथ हो गई थी। अगर हम समय की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का इतिहास कहता है कि वो समय था 1631 इन द मंथ ऑफ जून, 1631 महीना था जून का, और डेट थी 17 जून। लेकिन उनकी डेथ आगरा में नहीं हुई थी, उनकी डेथ हुई थी बुरहानपुर में, जो यहाँ से लगभग 900 किलोमीटर दूर है, और ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। पहले तो ये महाराष्ट्र में था, लेकिन अभी एमपी में आता है। वहाँ से उनकी बॉडी को लेकर आए बाय बोट थ्रू द रिवर, जो रिवर है ताप्ती रिवर, वहाँ से उनकी बॉडी को लेकर आए, और उनकी बॉडी को टेम्पररी वहाँ पर रखा गया था, कोने में टेम्पररी बरिड किया था। बट इट वॉज इन वो जो थी गोल्डन कॉफिन में रखी हुई थी, और काफ़ी उसमें लेप लगे हुए थे, खुशबू लगा कर रखा था, जिससे कि बॉडी से स्मेल ना आए। कुछ वक्त बाद जब इस बिल्डिंग, वाइट वाली बिल्डिंग की फाउंडेशन कंप्लीट हो गई, तब उन्होंने उसको फाइनली वहाँ पर बरिड किया, और उसके बाद इसको बनाना शुरू कर दिया। ये वहाँ पर जो उनको बरिड किया, देन उसके बाद इसको बनाना शुरू किया इसके ऊपर। और हम बात करते हैं सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स में क्या बनकर तैयार हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने ये वाइट वाली इमारत ही बनकर तैयार हुई थी। और अगर हम बात करते हैं इसको बनाने में कितना समय लगा, तो इसको बनाने में लगभग लगे 17 साल। वाइट वाली बिल्डिंग को बनाया पहले उन्होंने, देन उसके बाद मस्जिद है शाही मस्जिद, उसको बनाया। फिर उस मस्जिद के बाद बनाया गेस्ट हाउस को, ये वाली मस्जिद जी। और राइट साइड में आप देखेंगे सेम इसी तरह की एक आइडेंटिकल बिल्डिंग बनी हुई है, जो उनका गेस्ट हाउस है। ये उनके रॉयल गेस्ट के लिए था। मस्जिद शाहजहां ने भी इस मस्जिद का इस्तेमाल किया है नमाज के लिए, वो भी यहाँ नमाज पढ़ते थे। और फिर उसके बाद आप देखेंगे खूबसूरत गार्डन बने हुए हैं, और इन गार्डन को कहा जाता है बागे जन्नत। हाँ,
द गार्डन ऑफ पैराडाइज। और इसी तरह से जो ताजमहल का जो नक्शा है, जो प्लान है, इट्स अ प्लान ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द शाहजहां। इसको हम कहते हैं मैन मेड पैराडाइज जी। और इन गार्डन्स को डिज़ाइन किया था अली मर्दान ने, जो कि पर्शिया से आए थे। और जो बनाने में टोटल जो समय लगा, जो वक्त लगा, मैंने जैसे आपको बताया था 22 साल लगे थे पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार करने में। तो 6 महीने 17, हाँ वो एक्चुअल टाइम था। और राउंड फिगर में 22 ईयर्स मोस्टली लोग सभी जानते हैं। और 20,000 वर्कर्स ने इसमें काम किया हुआ है। लेकिन हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बात करते हैं 20,000, लेकिन उनमें ज़्यादातर वर्कर्स इंडिया से ही बिलोंग करते थे। और कुछ एक आए थे मिडिल ईस्ट से, जैसा मैंने आपको बताया था, पर्शिया से आए थे, और आपके अफ़गानिस्तान से भी आए थे, टर्की से भी आए थे। उसका जो चीफ ऑफ द आर्किटेक्ट थे वो इंडिया से थे, जिनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि लाहौर से बिलोंग करते थे। और जो लेआउट डिज़ाइनर थे वो पर्शिया से आए थे, उनका नाम था उस्ताद ईशा खान अफांदी। अगर हम कैलीग्राफर की बात करते हैं, जो खूबसूरत आप कैलीग्राफी देख रहे हैं वहाँ पर, अरबिक लैंग्वेज लिखी हुई है, इट्स अ वर्सेस ऑफ होली कुरान। और ये वर्सेस है, इसका नाम है सूरह यासीन। सूरह यासीन जो वर्सेस है, इट्स अ हार्ट ऑफ कुरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस है कुरान की। तो इसीलिए आप देखेंगे मेन बिल्डिंग के बिल्कुल फ्रंट पर, फेस पर उन्होंने इसको लिखा हुआ है, क्योंकि इस जो वर्सेस है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको सामने रखा हुआ उन्होंने बिल्कुल। और जो कैलीग्राफी है वो सारा कुछ वर्क हाथ से किया हुआ है, ऐसा नहीं है कोई कलर या पेंट का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो लेटर्स हैं, जो शब्द बने हुए हैं, वो सारे ब्लैक मार्बल के बने हुए हैं, उनको वाइट मार्बल में अंदर इनग्रेव किया हुआ है। अरबिक लैंग्वेज शायद आपको पता होगा, राइट से स्टार्ट होकर लेफ़्ट में ख़त्म होती है। और ज़्यादातर जो दुनिया में जो लैंग्वेज जो भाषाएं हैं वो लेफ़्ट से स्टार्ट होकर राइट में ख़त्म होती हैं, लेकिन उर्दू और अरबिक राइट से स्टार्ट होकर लेफ़्ट में ख़त्म होती है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और शायद आपको ना पता हो, लास्ट टाइम आपके गाइड ने ना बताया हो आपको, तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैलीग्राफी आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जो जितने भी लेटर्स हैं, जो वर्ड बने हुए हैं, वो सारे वर्टिकल हैं, एकदम सीधे ऊपर गए हुए हैं, बट नहीं, वो वी प्रोस्पेक्टिव है मैम। नीचे से छोटे ऊपर जाकर बड़े हो गए, वो इसलिए कि आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं। अगर वो एक ही साइज में होते तो ऊपर जाके वो छोटे हो जाते, पढ़ना आसान नहीं होता। इसलिए उन्होंने वी प्रोस्पेक्टिव बनाए हैं, वो छोटे से बड़े कर दिए ऊपर जाकर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो ब्यूटीफुल आप फ्लोरल डिज़ाइन आप देख रहे हैं, लाल फ्लावर बने हुए हैं, ग्रीन जो लीव्स हैं उनके साथ फुल पत्ती वाला डिज़ाइन आप देख रहे हैं, वो भी आपको ऐसा ही लगेगा दूर से देखने में किसी ने कलर या किसी पिगमेंट का यूज़ किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। वो भी एक बहुत खूबसूरत आर्ट है इस बिल्डिंग की, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इनले वर्क और मोज़ाइक। हिंदी में, हमारी लैंग्वेज में, आगरा की लैंग्वेज में इसको कहते हैं पच्चेकारी। पच्चेकारी इसको कहा जाता है। तो और जो ग्रीन और रेड दोनों ही सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, उनको वाइट मार्बल में इनले किया हुआ है। ग्रीन वाला इंडियन जेड है, रेड वाला कोरल है, दोनों ही सेमी प्रेशियस हैं। ताजमहल में अभी कोई भी प्रेशियस स्टोन्स नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्रेशियस, जैसा आप जानते हैं, रूबी, डायमंड, सफ़ायर, एमरल्ड, ये प्रेशियस की गिनती में आते हैं। और ताजमहल में जो स्टोन यूज़ किए हैं वो सेमी प्रेशियस हैं, जैसा कि मैंने बताया, कोरल, कोर्नेलियन। और आप आगे जाते हैं तो देखते हैं जैस्पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और आपको मिलेगा जो है मैलाकाइट भी है, और जो है मदर ऑफ पर्ल भी है, शी शेल भी है। ये सारे डिफरेंट स्टोन्स का इस्तेमाल किया हुआ है इसके अंदर। कुछ एक स्टोन्स इंडिया से लाए थे और कुछ जो स्टोन्स हैं वो बाहर से लेकर आए थे। ऐसा नहीं है सारे स्टोन्स इंडिया से लाए थे, वहाँ अफगानिस्तान से भी लाए थे। लेपिस लजुली अफगानिस्तान से लेकर आए थे वो लोग। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि स्टोन हम समझते हैं लोग कि सारे इंडिया से लाए थे, नहीं हुआ ऐसा। लेपिस लजुली का क्या, और जो जनरल नाम क्या है इसका? लेपिस लजुली एक्चुअल में इसको हम फ्रोजा बोलते हैं। फ्रोजा, हाँ, फ्रोजा भी कहा जाता है। टर्क्वाइज भी है, फ्रोजा में टर्क्वाइज भी आता है, लेकिन इसका भी कलर वही है। इसको आप नीलम भी कह सकते हैं, नीलम भी आ जाता है, नीला कलर है इसका। जैसा काफ़ी आपको डिटेल में इन्होंने बताया, जो मैंने अभी जूम करके आपको दिखाया था जो सामने, ये वी शेप में है ताकि इसको इजीली रीड किया जा सके। ये था मेन जो इन्होंने इसका मेन चीज़ जो बताई है। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है इसमें। मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो इंसान जो भी घूमने आ रहा है, अगर वो मोहब्बत में यकीन रखता है, विश्वास रखता है, तो शायद इस बिल्डिंग से देख के कभी बोर नहीं होगा और हमेशा आने की कोशिश करेगा। और अगर हम बात करते हैं इस वाइट मार्बल की, ये कई मायने हैं सर इस्तेमाल करने के। वाइट इसलिए यूज़ किया हुआ है, तो वाइट कलर जो है शुद्धता और प्योरिटी का प्रतीक है। दूसरा चीज़ शांति का प्रतीक भी इसको कहा गया वाइट को सर। और अगर हम इस पर्टिकुलर वाइट मार्बल की बात करते हैं, तो इस वाइट मार्बल का नाम मकराना मार्बल है। जैसा कि आपको पता है, मकराना जो नाम है, राजस्थान में एक छोटी नागौर जिला है, वहाँ पर एक छोटी सी जगह है मकराना, जो मार्बल के लिए ही जानी जाती है। आज भी जो मार्बल आता है मकराना से ही आता है सर। अच्छा। और ये जो मार्बल यूज़ हुआ है सर, ये बेस्ट क्वालिटी का मार्बल यूज़ किया हुआ है, इसीलिए ये बिल्डिंग 400 साल से आज तक आपके सामने खड़ी हुई है। ठीक बात है। ये जो मार्बल है सर,
उस ज़माने में लाना इतना आसान नहीं था। अगर आप सोचें कि बहुत इजीली वो मार्बल कैरी करके लाए हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 400 साल पहले उनके पास इतने अच्छे सोर्सेज नहीं थे ट्रांसपोर्टेशन के जो आज हमारे पास हैं। तो 400 साल पहले पत्थर को लाना इतना आसान नहीं था, उन्होंने इस्तेमाल किया हाथी का। तो ऐसा कहा जाता है 1000 से ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए हैं ये वाइट मार्बल को वहाँ से यहाँ लाने के लिए। तो मार्बल की हम बात कर रहे थे, मकराना इसका नाम है, और ये टॉप क्वालिटी ऑफ मार्बल हम कहते हैं। 350 किलोमीटर लगभग मकराना की दूरी यहाँ से 350 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में है, नागौर ज़िले में है वो जगह मकराना, जहाँ से आज भी मार्बल की जो है खदानें हैं, वहाँ पर माइंस हैं, तो माइनिंग आज भी होती है, तो आज भी मार्बल वहीं से आता है। लेकिन अगर हम इस मार्बल की बात करते हैं, ये मार्बल आज वहाँ पर नहीं है। अच्छा। और ये जो मार्बल है, इसकी जो खूबी है वो ऐसा कहा जाता है, इस मार्बल को हम लोग नॉन पोरस मार्बल भी कहते हैं, जिसके मायने होते हैं कि अगर आप कोई भी पानी वगैरह कोई लिक्विड डालते हैं तो उसको ऑब्जर्व नहीं करता है, जिसको ऑब्टेन नहीं करेगा उसके ऊपर से फिसल कर चला जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे आज तक आप बिल्डिंग आपके सामने खड़ी हुई है। दूसरी खासियत इस बिल्डिंग की है, सॉरी इस मार्बल की है कि इसको क्रिस्टली मार्बल कहा जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो शाइन करते हैं, तो वो क्रिस्टली मार्बल भी इसको हम कहते हैं। और दूसरी तीसरी इसकी खूबी ये है कि इस मार्बल को हम लोग ट्रांसल्यूसेंट मार्बल कहते हैं, लाइट पासेस थ्रू। यही वजह है कि ये बिल्डिंग अपना रंग बदलती है। वो बदलती है जब सूरज निकलता है, जब सूरज शाम को जो है सनसेट होता है उस टाइम पर चेंज होता है। तो ये हकीकत है, ये इसके बिल्डिंग का रंग चेंज होता है, बदलता है। 3 बार दिन में बदलता है? 2 बार। एक बार सुबह होता है, एक बार चांदनी रात का होता है, और एक बार सफेद। चांदनी रात से डिपेंड करता है, फुल मून होता है तब, तो चांदनी रात रोज नहीं होती है सर, लेकिन सनसेट सनराइज रोज। आज अगर मैं बात करूं, आज जो है फुल मून है, लेकिन बिकॉज ये दिसंबर का महीना चल रहा है, बहुत कोहरा होता है, बहुत ज़्यादा फॉग होती है, तो अभी मुझे इमरान जी ने ही बताया कि हम अभी इसमें नहीं। इमरान जी आप क्या बता रहे थे कि अभी हम नहीं इसमें नहीं। हाँ, जैसा मैंने बताया था कि जो खूबसूरत व्यू होता है जो फुल मून वाला, चांदनी रात वाला, वो इन दोनों नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हमारा जो बिल्डिंग है जमुना के साइड से बनी है, और इस मौसम में आगरा में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, और सर्दी के साथ साथ यहाँ कोहरा भी बहुत होता है। तो अक्सर लोग आते हैं, लेकिन वो जो है उदास होकर और निराश होकर चले जाते हैं यहाँ से, जब उनको उनका खूबसूरत व्यू देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर लोग आते भी हैं तो उसका 30 मिनट का टाइम होता है। अगर आप टिकट लेकर आते भी हैं तो यहाँ पर आपको अलाउ नहीं करेंगे, आप सिर्फ वहाँ पर जो बड़ा वाला मेन गेट है उसके प्लेटफॉर्म तक आपको 30 मिनट टाइम के लिए। अब उस 30 मिनट्स में आप क्या कर सकते हैं, कितना फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, और डिपेंड करता है आपके लक पर कि वेदर कैसा है। अगर वेदर अच्छा होगा तो आप अच्छे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, अगर वेदर अच्छा नहीं है तो आप अच्छे फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते। तो जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं वही इसका आनंद ले सकते हैं। बट अगर आप समर के मौसम में आए तो आप एंजॉय कर सकते हैं, फुली एंजॉय कर सकते हैं। और चार्जेस क्या है इसके? एक्चुअल में इसके जो चार्जेस है 510 रुपए इंडियंस के लिए रखा हुआ है इसका चार्ज। पर पर्सन? पर पर्सन। अच्छा, ठीक है। तो अंदर अब चलें इस तरह जी। तो आपने देखा जितना काफ़ी डिटेल्ड इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बाकी और डिटेल वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी एक बार पूरी डिटेल्स के साथ। आज अब तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से मिलते हैं आपको बाकी का डिटेल देने के लिए, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए दूसरा वीडियो मैं आपको कल दिखाती हूँ, कल आएगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको लगा कि एफर्ट्स फ्रूटफुल हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा लगा कि और कुछ हमें जानना चाहिए जो हमें नहीं पता, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सेकंड पार्ट कल में आपको मैं आगे का अंदर का हम दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।